Students, today we will start our another poem by Matthew Arnold, that is Life and Thought. However, this poem is not available anywhere, not in the book or in the internet. Anywhere you will not get the material of it. The only one copy I found of this poem is from, I think, poetryhunter.com. So let's start and we will try to interpret it in our own way. तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, फर्स्ट लाइन ही है बट माइंड बट थॉट. तो यहाँ पर जो कंट्रास्ट चलेगा वो किसका चलेगा, माइंड का एंड थॉट्स का. देखो पहले इसमें डिफरेंस समझो माइंड और थॉट में. माइंड आपका ब्रेन है ना, जो आपको लॉजिक्स करने सिखाता है, जो आपको रीजनिंग करने सिखाता है. आपको अगर मैं कुछ बात कहती हूँ आप ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बात कैसे कह रहे हो, तो वहाँ माइंड आ जाएगा. एंड जहाँ पर हम बात कर रही हूँ मैं थॉट्स मीन्स विचार, और विचार कहाँ रहते हैं, मन के अंदर. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बात की गई है माइंड मतलब बुद्धि की और थॉट्स मतलब मन की. तो इन दोनों का कंट्रास्ट चल रहा है, बुद्धि का और मन का. आप कई बार कहते हो ना मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा, तो व्हाट इज़ मन. तो मन जो होता है वो इन थॉट्स का एक कलेक्शन होता है. मन और कुछ भी नहीं है, विचारों का समूह है जिसे आप थॉट कह मतलब कलेक्शन ऑफ थॉट्स कह लो या मन कह लो, एक ही बात है. तो अब ये कहता है कि या मतलब अगर ब्रेन या मन या विचार, इफ़ दीज हैव बीन द मास्टर ऑफ अस वेयर विल दे फाइंड देयर पेरेंट एलिमेंट. अगर ये हमारे मास्टर हैं तो इनका पेरेंट एलिमेंट कौन है. दैट मीन्स ये जो विचार आते हैं, चाहे ये मन के आते हैं चाहे ये हमारे ब्रेन में आते हैं, इन्हें जनरेट आखिर करता कौन है, इनका पेरेंट एलिमेंट कौन है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हुए नज़र आ रहा है. और रीज़न क्या है पूछने का, क्योंकि हम अपने मन और ब्रेन के ही कंट्रोल में रहते हैं और किसी चीज़ के नहीं. हम इनसे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते हैं. वेयर विल दे फाइंड देयर पेरेंट एलिमेंट, कहाँ मिलेगा इनको इनका पेरेंट एलिमेंट, कहाँ है, आखिर कहाँ रहते हैं ये. वॉट विल रिसीव दैम हु विल कॉल दैम होम, इनके जो विचार आते हैं उनको रिसीव कौन करता है और इनको घर कौन कहता है, मतलब कहाँ रहते हैं ये. बट वी शैल स्टिल बी इन दैम एंड दे इन अस, हालांकि हमें नहीं पता कि इनका घर कहाँ है, लेकिन फिर भी ये हम में और हम इनमें समाये हुए हैं. क्योंकि हम देखो हम कभी इनसे बाहर निकल ही नहीं पाते. अगर मैं मतलब अगर कोई हमें बोलता है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको आप कहोगे कि भाई भगवान की पूजा किया करो, मरने के बाद स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट होता है, तो दे विल से कि किसने देखा है, क्या तुमने गॉड देखा है. तो क्यों, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमें कंडीशनिंग ऐसी मिली है, हम बचपन से एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं जहाँ पे हमें रीजनिंग करनी सिखाई जाती है, उससे आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं. तो वहीं यहाँ पे भी बात की गई है कि अगर इनका घर है तो कहाँ है हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये हम पर हावी हैं, छाए हुए हैं और हम इनके अंदर ही हैं. एंड वी शैल बी द स्ट्रेंजर ऑफ द वर्ल्ड, और इनकी वजह से हम जो इस वर्ल्ड है उससे स्ट्रेंजर हैं, हमें मालूम ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, हम अपनी इच्छाओं से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं. एंड दे विल बी आर लॉर्ड्स एज दे आर नाउ, और वो हमारे भगवान बन जाते हैं जैसे कि अभी बने हुए हैं. आपकी मम्मी बोलेंगे बेटा ये काम कर लो, तो आप बोलोगे मन नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स सुप्रीमेसी आपके मन की चल रही है, विचारों की चल रही है. या आप कहते हो कि मैं ऐसा करूं, अगर मैं कोई क्रैश कोर्स कर लूं, तो कंप्यूटर्स का कोर्स कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं तो कुछ हो जाएगा, तो आप सोचोगे कि इसमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी, उसमें ग्रोथ के क्या चांसेस हैं. हम अपने मन और बुद्धि से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, वो हमारे लॉर्ड बन जाते हैं, हम उनके स्लेव्स बन के रह जाते हैं जैसे कि अब है. और अगर आप इन विचारों से मुक्ति पा लें, अपने ब्रेन से और अपने मन के विचारों से मुक्ति पा लें, शायद उसी को ही मुक्ति भी कहते हैं. और बड़े बड़े योगी धर्मात्मा जो है, बाय योगा एंड ऑल, दे ट्राई टू कंट्रोल देयर थॉट्स, दे ट्राई टू कंट्रोल ऑन देयर माइंड एंड देयर थॉट्स. मन और बुद्धि पर वो अपने लगाम लगाते हैं योग के द्वारा या बहुत सालों की जो तपस्या होती थी उसके द्वारा. अदरवाइज़ हम तो इनके अंडर हैं, हम इनके स्लेव हैं, हम इनके प्रिजनर हैं. एंड कीप अस प्रिजनर ऑफ आर कॉन्शियसनेस, और ये हमारी कॉन्शियसनेस को किस में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं. हम कुछ अच्छा करने चलें तो हमारा मन और दिमाग कुछ बोल ही देता है. एंड नेवर लेट अस क्लैस्प एंड फील द ऑल, और वो हम पर इतनी कस की पकड़ बनाए हुए हैं कि हम ये कभी सोचते भी नहीं हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम किसके कंट्रोल में चल रहे हैं. बट
थ्रू देयर फॉर्म्स एंड मोड्स एंड स्टिफलिंग वेन्स, लेकिन उनकी फॉर्म्स के द्वारा, उनके मोड्स के द्वारा, या वेल बेसिकली क्या होता है, कपड़ा होता है। जो आपने देखा होगा क्रिश्चियन ब्राइड्स देखी हो तो फेस पर वो जो नेट से का कपड़ा लगा होता है वो। और स्टिफलिंग मतलब स्टिफलिंग का मतलब है जैसे दम घोट देना किसी का। तो ये हमारी जो इंडिपेंडेंस है उस पे उस कपड़े की तरह छाए हुए हैं जिसने हमारी इंडिपेंडेंस को का दम घोट दिया है, उसको सफोकेट कर दिया है इस तरीके से। एंड वी शैल बी अनसेटिस्फाइड एज नाउ, और हम हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रहेंगे जैसे कि अब हैं, क्योंकि हम इनसे बाहर निकलने का तो नहीं रास्ता जानते ना। एंड वी शैल फील द एग्नी ऑफ थ्रस्ट, और इसीलिए हमें क्या फील होता है, एग्नी, और किसकी, थ्रस्ट की। और क्या थ्रस्ट है वो, मटेरियलिज्म को पा लेना, मैं बहुत रिच बन जाऊँ, मेरे पास गाड़ी हो, जॉब हो, अच्छा हस्बैंड हो, या जो हमारी ये चीज़ें होती हैं, ये थ्रस्ट ही तो है। और ये थ्रस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। इसे हिंदी में आप कहते हैं तृष्णा। जब आप अगर कभी रिलीजियस कोई बुक पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो कि तृष्णाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। आपकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तभी जन्म ले लेती है। तो वो वही कह रहा है कि हम इसमें फंसे हुए हैं, और उसका मेन रीज़न क्या है, हमारे मन और विचार जिन्होंने हमें जकड़ के रखा है वही है। The ineffable longing for the life of life and baffled forever and still thought and mind। और यहाँ पे क्या कहता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, इनएफिलेबल का मतलब होता है जो बहुत ग्रेट है, महान, जो हमारी लॉन्गिंग है लाइफ के लिए, ये जन्मों जन्मों से चलती आ रही है। लाइफ ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर लाइफ है, और उसके अंदर हम जो हमारी चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि क्या हो रखी हैं, बेफल्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए उलझी रहती हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं हम उसमें ही इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। और उसका रीज़न क्या बताया है इसने, थॉट एंड माइंड, कि हमारे मन और बुद्धि ही हैं उसका उलझे हुए का रीज़न। विल हरी अस विद दैम ऑन देयर होमलेस मार्च, और वो हमें कहाँ, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं ना उनका घर कहाँ पर है, वरना उनको घर में बंद कर दें। दैट मीन्स कि अगर हमें मालूम हो कि विचार कहाँ से जनरेट करते हैं तो हम उस पर काम करके कंट्रोल कर लें, लेकिन वो तो उनका हमें होम नहीं पता, तो वो हमारे अंदर परेड करते रहते हैं, होमलेस मार्च करते रहते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हम इतनी सारी हैं वो कि हम उनमें उलझे हुए हैं। हमारी एक इच्छा ख़त्म होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी पैदा हो जाती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो माइंड और थॉट्स हैं ये हमारे मन के अंदर भगदड़ मचाए हुए हैं, हमारे मन के अंदर शांति ही नहीं है, इसलिए होमलेस मार्च कर रहे हैं। ओवर द अनओपनिंग अर्थ, देखो अनएलाइड आपको मालूम है, समझौता करना। तो क्यों, कहाँ पर अनएलाइड, ना तो ये अनअलाइड है ना मतलब ये इसके बहुत सिंपल अगर वर्डों में कहूँ कि ये हमारे मन की इतनी गहराइयों में छिपे हुए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। बेसिकली अनओपन अर्थ मतलब होता है कि जो पृथ्वी की गहराइयाँ हैं जहाँ को हमको मालूम ही नहीं है। इसी तरह जो हमारे मन की गहराइयों में जो ये विचार छिपे हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं है, ये हमें कहाँ पर ले जाते हैं, अनरिकग्नाइज सी वाइल एयर विल ब्लो अस फायरसली बैक टू द सी एंड अर्थ। हमें एक ऐसी दुनिया में या एक ऐसे समुद्र में लेकर जाते हैं जो अनरिकग्नाइजेबल है और वापस से हमें लाकर सी एंड अर्थ पे छोड़ देते हैं। इसका बहुत सिंपल वर्डों में मैं मीनिंग बताती हूँ कि देखो, हम सपने देखते हैं, हम ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हैं अपने मन विचारों से जो बहुत ज़्यादा हाई हैं या शायद जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, और जब हम उनको अपने विचारों में ड्रीम करना शुरू करते हैं तो ये वापस हमें रियलिटी में फेंक देते हैं, और हम फिर उस रियलिटी में आकर वो जो हमने इमेजिनेशन की थी उसको पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं और इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो तुम में से किसी को बाहर जाने का शौक़ हो, ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम और हम बहुत नॉर्मल से लोग हों, हम इतना शायद अफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा मन और बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करता कि आपकी जेब में इतना पैसा है या नहीं है, या हम वहाँ पे जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। लेकिन
हम अपने विचारों में ऐसे खो जाएं कि मैं तो पेरिस जाऊंगी और वहाँ से शॉपिंग करूंगी, या मैं तो अपनी शादी में अनुष्का शर्मा जैसा लहंगा पहनूंगी और मैं बहुत सुंदर लगूंगी, एंड ये सब विचार हमें ले जाएं दूसरे लेवल पर, और जब हम वापस आते हैं तो सोचते हैं ओ शिट मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से पेरिस जाऊँगी। तो फिर हम अपने इस विचार को कि मैं जो इतना स्ट्रांगली मेरे मन पे छाया हुआ है कि मुझे पेरिस जाना है, एक कंफर्ट लाइफ जीनी है, एक अच्छी सी गाड़ी होगी मेरे पास, एक मतलब सब कुछ होगा, तो उन विचारों को पूरा करने के लिए फिर हम दिन रात कोल्हू के बैल की तरह लग जाते हैं। ठीक है, तो ये विचार ही हमें इन चीज़ों में उलझा के रखते हैं, वापस ला देते हैं रियल सी एंड अर्थ में, और फिर हम उन्हीं वेव्स में, यहाँ कह रहे हैं ना, एंड फायर रिपेल अस फ्रॉम इट्स लिविंग वेव्स, और इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं और इन्हीं वेव्स को पूरा करने में, इन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। एंड देन वी शैल अनविलिंग रिटर्न बैक टू मिडो ऑफ कैलमिटी, और ये जो हमारा अनविलिंग रिटर्न होता है, जो हमने सपने देखे थे और उससे हम रियलिटी में आए हैं, ये हमें कहाँ ले जाते हैं। देखो, एक तो होता है कि मैं चली जाऊँगी, मैं इतना पैसा कमा लूँगी, मैं ये कर लूँगी, लेकिन अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाती फिर क्या, फिर हम जाते हैं दुखों के मिडोज़ में। मिडोज़ होते हैं, आपको पता ही, बहुत बड़े बड़े ग्रीन लैंड्स होते हैं, लेकिन फिर ये हमें कहाँ पर ले जाते हैं, डीप कैलमिटीज़ में। हमारे पास सिवाय दुखों के और कुछ नहीं रह जाता। द अनकॉन्जीनियल प्लेस दिस ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये फ्रेंडली है ही नहीं, मतलब ये पैदाइशी ही ऐसी है। अनकॉन्जीनियल का मतलब होता है पैदाइशी या नॉट फ्रेंडली, मतलब ये जो प्लेस है यहाँ पर आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर ही नहीं सकते। बेसिकली क्रिश्चियनिटी में मानते भी हैं कि हम यहाँ अपने जो एडम ने एप्पल खाया था, या हम अपने सिंस को भुगतने आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो काम है वो परमात्मा को याद करके वापस स्वर्ग में जाना है। तो ये तो दुखों का घर कहा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे अर्थ को कैसे कह रहा है, अनकॉन्जीनियल प्लेस, बिल्कुल दुखों का घर। ठीक है, तो ये तो दुखों का घर है ही। एंड इन आर इंडिविजुअल ह्यूमन स्टेट गो थ्रू द सेड प्रोहिबिशन ऑल अगेन, और हम अपनी लाइफ के अंदर हर अलग अलग तरह से जो हैं दुखों के प्रोहिबिशन में बार बार गिरते रहते हैं। हम फिर इच्छाएं करते हैं, हमारी फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर हम दुखों के घेरे में आकर बंध जाते हैं। आज इतना ही करते हैं क्योंकि फिर ये भेजने में प्रॉब्लम करता है। लेकिन अब तक हमने क्या बताया, अर्नोल्ड ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो हमारा माइंड है और हमारे जो विचार हैं वो हम पर हावी हैं, वो हमें पपेट्स की तरह घुमाते हैं, वो हमें गॉड के पास नहीं जाने देते, वो हमें हमारी इच्छाओं में, हमारे मटीरियलिज्म की इच्छाओं में उलझा के रखते हैं। हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और जब वो हमारे पूरे नहीं होते तो हम कैसे दुखों में घिर जाते हैं, हमारे पास कोई एस्केप नहीं रह जाता। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है, दैट मीन्स हमने यहाँ तक किया है, गो थ्रू द सेड प्रोहिबिशन ऑल अगेन, कि बार बार इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर हम दुखी होंगे, बार बार यही चलता रहेगा। नेक्स्ट हाफ पोएम हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। थैंक यू।